नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहां आधुनिक भारत इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस आधुनिक भारत इतिहास में जो वायसराय हुए हैं, गवर्नर जनरल हुए हैं, उनके कार्यकाल में हुई विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा होगी। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें IAS की परीक्षा, स्टेट लेवल सिविल सर्विस परीक्षा एवं निचले स्तर की सभी परीक्षाएं जो होती हैं, आगे होने वाली हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण वायसराय को लेकर। इनका नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वायसराय जो हैं, इनको लेकर आज शुरुआत कर देते हैं। इनका कार्यकाल कितना है? 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहता है। इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषता क्या है? 1876 ईस्वी में इनके कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार एक भव्य दरबार है जिसमें अथाह पैसा, भारत का पैसा लगाया जाता है, शान और शौकत खर्च की जाती है। इसी समय भारत में बहुत विशाल अकाल पड़ गया था। इस अकाल के समय यह दिल्ली दरबार का आयोजन करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य था, परंतु अंग्रेजों ने अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जो कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। वहीं दूसरा काम क्या हुआ? वहीं शाही टाइटल अधिनियम पारित किया गया। शाही टाइटल अधिनियम, जो शाही टाइटल अधिनियम है, रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत इंग्लैंड की महारानी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। इंग्लैंड की जो महारानी हैं उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई और इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई शाही टाइटल अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट के तहत। वहीं 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा कानून है जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाता है। प्रेस का मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता है, जो कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसे क्या कहा था? आकाश से वज्रपात कहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि ICS ऑफिसर थे, इनको ICS ऑफिसर की पदवी से हटवा दिया गया था। इनको हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात कहा था। किससे क्या कहा था? आकाश से वज्रपात। वहीं इनके शासनकाल में 1878 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया जाता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि भारतीयों को छोड़कर यूरोपियों के लिए शस्त्र के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है। भारतीयों को अगर शस्त्र रखना है तो वह लाइसेंस लेंगे। बिना लाइसेंस के भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते हैं। वहीं भारतीयों को शस्त्र लेने के लिए कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अतः भारतीय राष्ट्रीय चेतना, भारतीय राष्ट्रीय उग्रवादी कार्यकलाप को रोकने के लिए भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली घटना क्या है? जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, जो कि इंग्लैंड में होती थी, न कि भारत में होती थी, उसकी जो भारतीयों के लिए उम्र थी 21 वर्ष, उसको घटा के 19 वर्ष कर दिया गया। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में सिविल सेवा की परीक्षा की अधिकतम उम्र को 21 साल से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। यह भी लॉर्ड लिटन के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है। वहीं 1880 में जो अकाल पड़ा था, उस अकाल की जांच के लिए एक
आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम है सर स्ट्रेची आयोग। क्या है? सर स्ट्रेची आयोग। रिचर्ड सर स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग क्या है? यह अकाल आयोग है। अकाल की जांच पड़ताल करने के लिए लिटन के शासनकाल में एक आयोग का गठन किया गया था, स्ट्रेची आयोग कहा जाता है, रिचर्ड सर स्ट्रेची आयोग। चलिए, लिटन के शासनकाल की बात हो गई। अब अगला वायसराय हम जरूर देखेंगे, इसके बाद वाला जो रिपन है 1880 से 1884, लॉर्ड रिपन। ये वायसराय हैं, ये बहुत अच्छे वायसराय कहे जाते हैं। इनके शासनकाल की जो मुख्य घटनाएं हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इनके शासनकाल में 1880 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। अगर प्रश्न आ गया प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? यह रिपन के शासनकाल में पारित हुआ। स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता रिपन कहे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? रिपन कहे जाते हैं। वहीं लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1871 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। भारत की जनगणना हुई थी जो कि ऑफिशियल नहीं थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, परंतु 1881 में भारत की जो जनगणना होती है वह ऑफिशियल है। भारत की प्रथम जनगणना, इसमें 254 मिलियन जनसंख्या निकल के आती है। मिलियन कितनी? 254 मिलियन जनसंख्या निकल के आती है। 1881 में सरकारी आंकड़ा, प्रथम सरकारी जनगणना 1881 में रिपन के शासनकाल में होती है। और क्या होता है? हंटर कमीशन का गठन किया जाता है, क्योंकि 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट पारित किया गया था। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन किसके लिए? शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा हेतु हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो शिक्षा हेतु हंटर कमीशन किसके शासनकाल में हुआ था? वहीं रिपन के शासनकाल में। अब अगला है, इनके शासनकाल में 1883 ईस्वी में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद यह विवाद है कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय केस को भी सुनवाई कर सकते हैं, यूरोपीय लोगों के केस का भी सुनवाई कर सकते हैं। इसका यूरोपीय लोगों ने काफी विरोध किया था। वहीं भारतीयों ने इल्बर्ट बिल का काफी समर्थन किया था। इल्बर्ट बिल क्या है? भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय लोगों की सुनवाई करने का अधिकार, यह इल्बर्ट बिल है जिसका भारतीयों ने स्वागत किया। वहीं यूरोपीय लोगों ने इसका काफी विरोध किया, क्योंकि वह मानते थे कि हम अश्वेत गोरे लोगों का मुकदमा नहीं सुन सकते, हमारा अधिकार नहीं है। तो यह इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ। वहीं 1882 ईस्वी में अकाल पर एक और आयोग गठित कर दिया गया जिसको लॉयल आयोग कहते हैं। लॉयल आयोग। लॉयल आयोग क्या है? यह अकाल की जांच पड़ताल के लिए आयोग गठन किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता, स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कहे जाते हैं हमारे लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता लॉर्ड रिपन कहे जाते हैं। चलिए, अब आइए अगले महत्वपूर्ण वायसराय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि डफरिन को आप जानते हैं। डफरिन के बारे में हम मौखिक रूप से कह देते हैं। इनके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। वहीं लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में प्रथम लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है। प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन होता है, आईएनसी की गणना होती है। वहीं आंग्ल बर्मा युद्ध भी होता है। आंग्ल बर्मा युद्ध, तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में होता है। अब आइए अगला महत्वपूर्ण वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन
महत्वपूर्ण वायसराय हैं, इनके शासनकाल की घटना देखते हैं। 1888 से 1894 ईस्वी का इनका शासनकाल है। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1992 गठित हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? इस भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीयों को सत्र में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। जब सत्र चल रहा हो तो प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम के तहत दे दिया गया। वहीं प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, यह भी इस अधिनियम में लिख दिया गया कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, प्रश्न पूछा जा सकता है, बस इतनी सहूलियत दे दी गई। वहीं और क्या बात हुई? 1891 ईस्वी में, क्योंकि 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना, वहीं 1891 ईस्वी में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम बना। द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम, इस द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसने 7 दिन काम करने पर रोक लगाई, 1 दिन की छुट्टी, रविवार अवकाश। इसी फैक्ट्री अधिनियम से निकल के आता है कि रविवार को छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा। द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ। वहीं अन्य मुख्य बातें क्या है? 1891 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम, यह क्या है? बीएम मालाबारी के द्वारा सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कन्या और लड़का और लड़की की विवाह की उम्र निश्चित कर दी गई। बाल विवाह को रोकने के लिए सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था। वहीं नेटिव मैरिज एक्ट 1872 और शारदा अधिनियम, हरविलास शारदा अधिनियम 1929, यह भी बाल विवाह को रोकने के संबंध में कानून थे। सम्मति आयु अधिनियम बीएम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर पुरानी विचारधारा से प्रेरित थे, वह सम्मति आयु अधिनियम का विरोध करते थे। 1891 में लैंसडाउन के शासनकाल में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। वहीं 1893 ईस्वी में डूरंड आयोग का गठन किया गया। डूरंड आयोग क्या है? ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए डूरंड आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए? ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान। तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए डूरंड आयोग का गठन किया गया था। अब अगला शासनकाल है आपका, एक इनके बीच लैंसडाउन के बाद एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं, वायसराय आते हैं, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनके शासनकाल में पुणे में चापेकर बंधु, पुणे में 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं द्वारा 2 अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। चापेकर बंधु के द्वारा 2 अधिकारी रैंड और आयस्ट, रैंड प्लस आयस्ट, इनकी हत्या कर दी जाती है। अंग्रेज अधिकारी हैं। यह महत्वपूर्ण घटना होती है किसकी? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में। तो चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड और आयस्ट नामक अधिकारी की हत्या कर दी जाती है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में। अगला वायसराय लॉर्ड कर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्जन जी, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। इनका शासनकाल देख लेते हैं। 1899 ईस्वी से 1905 तक का इनका शासनकाल रहता है। तो 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहता है। 1900 इनके शासनकाल में जो शिक्षा के बारे में काम हुआ उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 1902 ईस्वी में रैले कमीशन का गठन होता है। रैले कमीशन शिक्षा हेतु, रैले कमीशन किस लिए था? शिक्षा हेतु था। रैले कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1904 में
भारतीय यूनिवर्सिटी एक्ट का गठन किया गया। भारतीय यूनिवर्सिटी एक्ट। भाइयों बहनों, लॉर्ड कर्जन ने सरकारी यूनिवर्सिटी के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर सरकारी नियंत्रण साबित कर दिया था। अब यूनिवर्सिटी के जो आदेश होते थे उस पर नियंत्रण स्थापित करना, उस पर सरकारी नियंत्रण हो गया था। सरकार अब यूनिवर्सिटी को चलाने लगी थी। यूनिवर्सिटी के जो फेलो होते थे, उप सदस्य होते थे, उनकी नियुक्ति पर भी अब सरकार का नियंत्रण हो गया था। वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर भी सरकार ने अपना नियंत्रण कर लिया था। तो यूनिवर्सिटियों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का काम लॉर्ड कर्जन महोदय के शासनकाल में हुआ था, जो कि भारतीय यूनिवर्सिटी एक्ट के रूप में हमें सामने देखने को मिलता है। इसका वीडियो हमने अलग से बना दिया है, भारत में शिक्षा का विकास, उसे आप देख सकते हैं। वही 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट बना। और क्या काम हुआ? प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम, यह इंपॉर्टेंट काम था। प्राचीन स्मारक बन रहे हैं, उनका संरक्षण करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम, स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था। किसके शासनकाल में हुआ था? प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। यह कर्जन के शासनकाल की घटना है। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी 1904 ईस्वी में हुई थी। कर्जन के शासनकाल में पुरातत्व विभाग 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग किसके शासनकाल में आया? कर्जन के शासनकाल में आया। वहीं 1904 ईस्वी में पटना में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, पूसा जिसे कहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी पटना में। कहां हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान, इंडियन अनुसंधान केंद्र, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में स्थापित हुआ था 1904 ईस्वी में, जो कि 1934 ईस्वी में, जिसे पूसा कहते हैं, 1934 ईस्वी में इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जो कि पूसा कहा जाता है। वहीं अगला क्या काम हुआ? अकाल पर मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया गया 1901 में अकाल पर मैकडोनाल्ड आयोग। अगर पूछा गया प्रश्न मैकडोनाल्ड आयोग किससे संबंधित है, तो यह अकाल से संबंधित है। और किसके शासनकाल में मैकडोनाल्ड आयोग बना? कर्जन के शासनकाल में बना। वहीं पुलिस सुधार के लिए भी इन्होंने कार्य किया था। सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस कमेटी का गठन किया गया था। पुलिस सुधार हेतु यह कमेटी थी। 1901 में यह कमेटी बनी थी। सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में, एक पुलिस सुधार कमेटी का गठन हुआ था। क्या था? पुलिस सुधार कमेटी। इस पुलिस सुधार कमेटी की सिफारिश के आधार पर डीजी जेल पद का सृजन किया गया। यहीं से डीजी जेल पद का सृजन हुआ था। सर एंड्रयू फ्रेजर कमेटी जो थी, पुलिस सुधार कमेटी, कर्जन के शासनकाल में हुई थी। इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर डीजी जेल पद का सृजन हुआ था। वहीं सीआईडी का भी गठन इसी सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था। तो क्या क्या हुआ था? डीजी जेल, यह पद गठित हुआ और सीआईडी का गठन हुआ। तो यह काम हो गया। अब क्या काम हुआ? सिंचाई हेतु भी काम हुआ था। सिंचाई के साधनों को सुधार करने के लिए सर मेनक्रिफ कमीशन का गठन किया गया था 1901 ईस्वी में। सिंचाई साधनों पर सर मैनक्रिफ
कमीशन इसलिए सिंचाई के साधनों के सिंचाई के साधनों का विस्तार करने के लिए, सुधार करने के लिए सर मेनक्रीफ कमीशन का गठन किया गया था। वही में 1904 ईस्वी में सहकारिता अधिनियम पारित हुआ। तो सहकारिता अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 ईस्वी में करजन के शासनकाल में पारित हुआ। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट काम करजन के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 1905 को करजन ने 16 अक्टूबर का समय था, बंगाल का विभाजन कर दिया। यह करजन के शासनकाल की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। चलिए अगला शासक है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय जो बंगाल का विभाजन होता है, उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय यह 1905 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी तक यह रहते हैं। 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो रहते हैं। लॉर्ड मिंटो सेकंड, इसके शासनकाल है 1905 से 1910 ईस्वी तक का इसका शासनकाल रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ होता है इनके शासनकाल में। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जब करजन द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है, तो कांग्रेस द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध हेतु स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। वहीं 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस की फूट हो जाती है। कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है, जो कि उदारवादियों का उग्रवादियों को कांग्रेस से हटा देते हैं। कांग्रेस की फूट होती है सूरत में, कांग्रेस की फूट हो जाती है। यह इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की फूट कहां हुई? सूरत में हुई। और कौन बाहर चला गया? उग्रवादी बाहर चले गए, उदारवादियों का समय रहा। 1905 में यह स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन होता है। वही 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाता है मुसलमानों को। यह सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, पृथक निर्वाचक मंडल के रूप से जाना जाता है, जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा चली गई एक बहुत सोची समझी चाल थी। वहीं इन्हीं के शासनकाल में 1906 ईस्वी में दिसंबर का महीना होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। चलिए अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद अब हम आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के। हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक हार्डिंग महोदय आते हैं। हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। 1911 ईस्वी में क्या होता है? दिल्ली दरबार। इस दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण बात होती हैं। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। वहीं भारत को की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? जो कि 1912 में बनती है दिल्ली। कलकत्ता से राजधानी का परिवर्तन हो जाता है। कब? यह 1912 में होता है। घोषणा होती है 1911 में दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में कौन आता है? यह ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का यहाँ पे राज्याभिषेक किया जाता है दिल्ली दरबार में, जो 1876 ईस्वी में लिटन के शासनकाल में भी हुआ था। तो क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम का यहाँ राज्याभिषेक किया जाता है दिल्ली दरबार में। लॉर्ड हार्डिंग महारानी की घोषणा पढ़ते हैं। उसमें घोषणा में कलकत्ता को की जो राजधानी है भारत की, कलकत्ता से दिल्ली कर दी जाती है। वहीं बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। बंगाल का जो पार्टीशन होता है उसे रद्द कर दिया जाता है। विभाजन रद्द। वहीं अन्य क्या बातें होती हैं? हिंदू महासभा का गठन होता है 1915 ईस्वी में। हिंदू महासभा किसने, कौन करता है हिंदू महासभा का गठन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय लिख लीजिए।
मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया जाता है, जो कि किसके शासनकाल में होता है? यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय शासनकाल होता है। यही इसी समय गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, वहीं फिरोज शाह मेहता का देहांत भी हो जाता है 1915 ईस्वी में। ये चीज याद रखिएगा, 1915 में गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो जाता है। वहीं प्रथम विश्व युद्ध भी होता है 1914 से 18 के बीच में। तो यह शासनकाल रहा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। अगला शासनकाल है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 16 से 21 के बीच में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में बहुत सी घटनाएं होती हैं। महात्मा गांधी भी आ जाते हैं। चेम्सफोर्ड, इसका शासनकाल देख लीजिए, 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चेम्सफोर्ड शासन करते हैं। चेम्सफोर्ड के शासनकाल की मुख्य घटना क्या क्या है? 1916-17 का सेडलर आयोग। सेडलर आयोग क्या है? यह शिक्षा संबंधित आयोग है, सेडलर आयोग। वहीं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आ जाते हैं। गांधी जी भारत आ जाते हैं। और 1917 ईस्वी को चंपारण आंदोलन, 1918 ईस्वी को अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन एवं खेड़ा आंदोलन करते हैं। तो यह बातें हो गई महात्मा गांधी से संबंधित। वहीं अन्य बातें क्या हैं? 1916 ईस्वी में लखनऊ में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। नदवा कॉलेज में होता है, लखनऊ का नदवा कॉलेज। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट की मुख्य विशेषता क्या है? अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ पैक्ट होता है। इसकी विशेषता यह है कि कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को दिया गया, मुसलमानों को दिया गया पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति दे दी जाती है कांग्रेस के द्वारा। वहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग अब आगे आने वाले आंदोलन में साथ साथ हिस्सा लेगी, साथ साथ बढ़ेगी। यह बातें हो गई इसकी लखनऊ पैक्ट की। वहीं लखनऊ पैक्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई थी कि जो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, सूरत की फूट हुई थी, दो अलग अलग हो गए थे, उग्रवादी उदारवादी। अब दोनों उदारवादी उग्रवादी लखनऊ पैक्ट, लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक साथ आ जाते हैं, एक मंच पे आ जाते हैं। तो यह बातें हो गई लखनऊ पैक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अन्य बात क्या है? सैडलर कमीशन बन गया उच्च शिक्षा के लिए। 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा की जाती है अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा की जाती है। वहीं एनी बेसेंट, बेसेंट लिख दे रहे हैं, एनी भी लिख दे रहे हैं, एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर में की जाती है। 1916 का समय रहता है। तो यह होम रूल लीग की स्थापना भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। वहीं 1917 में एक अगस्त घोषणा होती है। अगस्त घोषणा यह होती है, 1917 की घटना है। वहीं अन्य घटनाओं में भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कब होती है? 1918 ईस्वी में होती है। 1918 ईस्वी में भारतीय उदारवादी संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी महोदय के द्वारा भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की जाती है। वहीं अन्य घटना क्या है? उसकी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त को। उससे पहले हम 1919 में रॉलेट एक्ट देखते हैं। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट बनता है, जो कि मुंह बंद करने वाला कानून है। बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी अपील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें
डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के समय जनरल डायर के द्वारा, जो कि हंसराज की मुखबरी की सूचना को प्राप्त करते हैं, जनरल डायर वहां गोली चलवा देते हैं और काफी लोग मर जाते हैं, जिसमें 379 लोगों की मृत्यु बताई जाती है अंग्रेजों के द्वारा। वहीं 1000 लोगों से ज्यादा मृत्यु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी बैठती है वह बताती है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में गठित होता है। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में होता है। वहीं 1919 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या होती है? वह होती है खिलाफत कमेटी का गठन होता है। खिलाफत कमेटी का गठन होता है। खिलाफत कमेटी की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। इस खिलाफत आंदोलन क्यों किया जाता है? अंग्रेजों के खिलाफ किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, क्यों किया जाता है? तुर्की का जो शासक होता है वह पूरी मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समुदाय का खलीफा माना जाता है। मुस्लिम समुदाय उसका बहुत सम्मान करती है। सेवरेस की संधि जो होती है अंग्रेजों और तुर्की के बीच, उसका उल्लंघन हमारे अंग्रेज महोदय करते हैं। अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन करने पर के खिलाफ उल्लंघन करने के बाद मुसलमान अंग्रेजों से काफी खफा हो जाते हैं और खिलाफत आंदोलन शुरुआत करते हैं। खिलाफत आंदोलन में खिलाफत कमेटी का गठन होता है शौकत अली, मोहम्मद अली आदि नेताओं के द्वारा। वहीं खिलाफत कमेटी की जो बैठक होती है उसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी में यह देखते हैं कि अगर हिंदू और मुसलमानों को इस समय एक कर लिया जाए तो एक अखिल भारतीय आंदोलन चलाया जा सकता है। इस अखिल भारतीय आंदोलन का नाम 1920 में चालू किया गया, जो कि असहयोग आंदोलन के रूप में हमें सामने आता है। असहयोग आंदोलन के रूप में सामने आता है, जो कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय चालू हुआ था। 1921 में एक नागपुर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का। नागपुर का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। नागपुर का अधिवेशन, नागपुर के अधिवेशन की मुख्य विशेषता यह है कि जो कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है उसमें बदलाव किया गया था। कांग्रेस की के संविधान में परिवर्तन किया गया था। अब कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए 25 पैसे की आवश्यकता होती थी। 25 पैसा देकर कांग्रेस की सदस्यता ली जा सकती थी। यह मुख्य बातें हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड की। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं और 1921 में जनसंख्या का महान विभाजक कहा जाता है। भारतीय जनगणना का महाविभाजक का समय 1921 है। जनगणना का महाविभाजक समय, भारतीय जनगणना का महाविभाजक समय कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।